नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले यहां पर टॉप हेडलाइंस में हमारे पास चांदी है, जहां पर चांदी ज्वेलरी के इंपोर्ट्स को लेकर यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनती हुई नजर आई हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही साथ नॉन बासमती का यहाँ पर जो अपेडा के थ्रू ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होने की बात की जा रही है, उसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस पर एक्सपोर्ट्स का, और साथ ही साथ प्राइसेस का, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, साथ ही केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया एंड एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया होंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अजय, लेकिन सबसे पहले जिस तरह का कुछ स्लाइट पॉज हमने सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देखा है, उसे कैसे रीड कर रहे हैं आप? नमस्ते मनीषा जी, आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन है और सोना बढ़ता हुआ भी अच्छा लगता है और सोना गिरता हुआ और ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स है बहुत ही एक्सट्रीम है। हमने देखा फेड के जो मेंबर्स की स्पीच है उसमें ही हमने देखा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई, और आज तो हम लिस्ट ऑफ स्पीचेस देखेंगे। बट मुझे लगता है कि यह सोना जिस ढंग से 50% से ज्यादा एक साल में बढ़ चुका है, हालांकि फंडामेंटल अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बट आई थिंक यहाँ पे रिस्क ऑन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कल भी हमने थोड़ा पुल बैक देखा, बट रिवर्सल के संकेत थोड़े थोड़े आएंगे, बट समय लगा के आ रहा है। बट मुझे लगता है ये पॉज कंटिन्यू रहना चाहिए। एक हेल्दी करेक्शन दिख रहा है इंटरनेशनल में, 37, 36, 80 तक का एक टाइम पे करेक्शन है। बट करंट लेवल से लॉन्ग टर्म जो हम सोचते हैं कि बाय अभी ऐड करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अजय जी, अगर थोड़ा सा हम सेंटिमेंट और साइकोलॉजी और फंडामेंटल से थोड़ा हट के और थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स की तरफ अगर यहाँ पर देखें, तो जिस तरह का रनअप यहाँ पर सोने ने दिया है, 45-50% की तेजी चांदी में भी है। टेक्निकल चार्ट्स पे कोई भी कहेगा ये ओवरबॉट है, मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, कॉशियस रहना चाहिए, ये लैंग्वेज हम सबको आती है। यहाँ से अब चार्ट्स पे लेकिन सोना क्या दिखा रहा है? डेफिनेटली जो आपने चार्ज की बात की, आप डेली वीकली पे देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। हाँ, अगर हम इकोनॉमी साइकिल को या कमोडिटी साइकिल को पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत मिले। हालांकि अभी तक फंडामेंटल से कोई अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, मैंने एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जिसका नाम है अल्सर इंडेक्स। तो अल्सर इंडेक्स मैंने जब 50 साल का पूरा डेटा स्कैन करके देखा तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन दिखा रहा है। और जनरली हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी जो 20% से ज्यादा का फॉल आया, 107 का हाई हमने देखा था अप्रैल मंथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो, और अब 85 आ गया। तो जब भी ऐसे संकेत आता है ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत रहते हैं। तो आई थिंक टेक्निकल चार्ट पे तो पिछले 2 महीने से डेली वीकली मंथली पे आपको सीवियरली ओवरबॉट दिखेंगे। बट यस, करेक्शन ड्यू है और एक थोड़ा सा जो ये कंसर्न्स अभी एलिवेटेड है, इसलिए बोलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा रिवर्सल होगा। बट आई एम देन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी हैंसफोर्थ यहाँ से जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता है, टेक्निकल चार्ज के जो 5-7 तरीके से मैं देखता हूँ उसमें मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि चांदी में मुझे अभी भी स्कोप दिखाई दे रहा है जो $70-72 तक के लेवल दिख जाए, बट वो ओवरनाइट में नहीं आने। डेट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स, ये चीजें चेंज होगी। बट गोल्ड के लिए करंटली वी शुड पॉज। अजय जी, आपने अल्सर इंडेक्स की यहाँ पर बात की है। जी हाँ, मुझे नहीं पता है। आई एम अज्यूमिंग हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं जो लोग सोना खरीदते हैं उनको भी नहीं पता होगा। लेकिन 25-26 में जिस तरह का ये यूआई आपने दिखाया है 1.36 जोन ग्रीन में, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक इंडेक्स है जस्ट लाइक आरएसआई हम लोग मूव करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि ये इंडेक्स ज्यादा करके मैं बड़ी रैली पिक करने के लिए मैं इसको यूज करता हूं, बट इसका रिवर्सल भी हम पिक कर सकते हैं। जो जो आप टेबल देख रहे हैं उस टेबल के अंदर 1.36 के करीब ये इंडेक्स पहुंच चुका है, और पिछले 50 सालों में जब भी ये इंडेक्स 1.36-35 के करीब पहुंचा है, वी हैव नेवर सीन, खाली 2006 से 8 के बीच में देखा था जब प्रोलॉन्ग उस रेंज में रहा था। अदरवाइज ये टच करता है और रिवर्स कर जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये यहां से ये इंडेक्स जब रिवर्स करता है तो एक करेक्शन का संकेत देता है। दैट इज वाई जो मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट हाफ में अच्छी तेजी और सेकंड हाफ में आई थिंक यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। इसी के चलते मैं थोड़ा सा जो मेरी रैली थी 3100 पे जाके मैंने एग्जिट मेरे क्लाइंट्स को गाइड किया है, और यहाँ से हम लोग न्यूट्रल बैठे हुए हैं गोल्ड में एटलीस्ट। तो ये इंडेक्स यही बता रहा है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन दिखाई दे रहे हैं। और एक अगर रिवर्सल आएगा तो कहां तक जाएगा ये सेकेंड हाफ में? देखिए, गोल्ड में मनीषा जी पिछले 20 सालों में कभी भी बड़ा परसेंटेज करेक्शन नहीं देखते हम लोग, टाइम करेक्शन देखते हैं। बट जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, हमने अप्रैल में भी देखा था 10% का करेक्शन आया था 3500 से 3120। आई एम एक्सपेक्टिंग जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ रही है तो करेक्शन कंजर्वेटिवली भी पकड़ू मैं तो 8 से 10% है, बट मे बी उसके बियॉन्ड भी दिख सकता है। बट जैसे जैसे फैक्टर्स सामने आएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट 8 से 10% तो कभी भी हम देख पाएंगे।
तो यानी कि 10% की करेक्शन यहाँ पर सोने में कभी भी देखने को मिल सकती है। और जैसे कहा गया कि एज ऑफ नाउ न्यूट्रल हैं अजय जी, और अजय जी नहीं, काफ़ी लोगों से जिनसे बात हो रही है उनका कहना है कि यहाँ से कभी भी मार्केट्स में करेक्शन आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग में हैं, पकड़ के बैठे हैं, तो शायद कुछ यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें, नीचे में यहाँ पर खरीदने के मौके फिर से मिलेंगे। हमारे साथ अब चिराग शेठ जुड़ चुके हैं। चिराग नमस्कार। पहले तो आपका भी सेंस सोने पे क्या है, उसके बाद हम खबर पे आएंगे। देखिए मनीषा, हम अभी भी वैसे मार्केट पे बुलिश है। हमारा मानना है कि शायद इस ईयर एंड पे आपको या अर्ली फर्स्ट क्वार्टर में आपको $3,900-4,000 देखने को मिल सकते हैं। बट मैं अजय की एक बात से सहमत हूँ कि जब जब मार्केट ऐसे बढ़ जाता है तो एक करेक्शन थोड़ा हेल्दी होता है। मैं कहूँगा हम नेगेटिव नहीं है, मार्केट पे नेगेटिव हो नहीं सकते फिलहाल, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स एटलीस्ट चल रहे हैं। नेगेटिव होना बहुत मुश्किल है, बट करेक्शन शायद यहाँ से $200-300 भी अगर करेक्शन आता है तो ये मैं कहूँगा मार्केट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होगा और आगे की रैली के लिए एक सपोर्टिव होगा। तो ओवरऑल हम अभी भी मार्केट में बुलिश है, बट वॉलेटिलिटी हमें लगती है कि शायद मार्केट में बनी रहेगी। और यहाँ से $200-300 कुछ ज़्यादा मुनाफा वसूली नहीं होगी, लेकिन जैसे आपने कहा एक स्लाइड पुल बैक उसे मान के चला जा सकता है। चिराग, अब आते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो मार्केट्स में कल शाम से घूम रहा है, जिसमें चांदी की ज्वेलरी के इंपोर्ट को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बातें की जा रही हैं। किस तरह से इसने आपने इसे रीड किया है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? एंड दिस इज जस्ट फेस्टिवल सीजन से पहले आती हुई चीज़ है, तो क्या रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी चाहिए? देखिए एक्चुअली मनीषा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले 2-3 सालों से हम जो इंडिया है वो थाईलैंड के सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनते जा रहा है सिल्वर ज्वेलरी को लेके। इनफैक्ट इंडियन अगर आप इंपोर्ट्स देखें ऑफ सिल्वर ज्वेलरी थाईलैंड से, जो एफटी के इंडो आसियान एफटी के अंडर था, इंडिया हैज सरपास्ड यूएस एज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ थाई ज्वेलरी। थाईलैंड की ज्वेलरी जो है और कारीगरी है वो एक्चुअली सिल्वर में वर्ल्ड रिनाउंड है, और इनफैक्ट इंडिया compete भी करता है थाई के साथ फॉर द यूएस मार्केट। बट पिछले कुछ सालों में क्योंकि ये इंडो आसियान एफटी के अंदर आपको 0 to 1% ड्यूटी में थाईलैंड से ज्वेलरी इंडिया में आती थी और वो इंडिया में बिकती थी। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि आप अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो 100 से 200-300 टन की ज्वेलरी हम थाईलैंड से इंपोर्ट करते थे, जो इंडिया की ओवरऑल अगर आप सिल्वर ज्वेलरी मार्केट देखें तो शायद 10% का मार्केट शेयर। सो इतना कोई बहुत बड़ा वैसे इम्पैक्ट नहीं था। हालांकि पिछले अगर 2020 की बात करें तो जुलाई के महीने में अलोन 100 टन आया है थाईलैंड से, और पिछले 7 महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लैग में आता है, तो अगर हम जैन से जुलाई की बात करें तो करीबन 300 टन ऑलरेडी आ जाता। ये थोड़ा बहुत अलार्मिंग हो गया गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमने देखा है मनीषा, गोल्ड में अचानक से इंपोर्ट्स जंप हो जाते हैं। गोल्ड जब दूसरे फॉर्म्स में आते हैं और फिर ये मेल्ट होने लगता है और मार्केट में आ जाता है और फिर मार्केट डिस्काउंट में चले जाता है। तो शायद गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही थी कि सिल्वर भी ऐसे हो, और क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में सिल्वर ज्वेलरी के इंपोर्ट्स थाईलैंड से बढ़ गए थे, हमने अभी ये नया नोटिफिकेशन आते हुए देखा है जहां पे प्लेन सिल्वर ज्वेलरी को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब जब कोई भी चीज रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती है, हालांकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप इंपोर्ट बंद कर दीजिए, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, आपको लाइसेंस दिया जाएगा और इंपोर्ट कीजिए। बट आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि एक बार जैसे कोई रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं, यूजुअली उसके लिए लाइसेंस इशू नहीं किए जाते। एब्सोल्युटली। चिराग, आई अंडरस्टैंड जब आप कह रहे हैं कि थाईलैंड हमारा सबसे बड़ा मार्केट है इन सेंस ऑफ इंपोर्ट्स, बाकी कंट्री से भी इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी आती है, बिकॉज ये एक ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन टाइप्स है। आप देखिए बाकी मार्केट से जरूर आती है, बट वो थाईलैंड के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। अगर आप ओवरऑल अगर हमारी सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट देखें तो मैं कहूंगा 70 to 80% जो ज्वेलरी इंपोर्ट्स है वो पिछले कई साल से थाईलैंड से ही आ रही है। चिराग, एक और मेरा जो सवाल था कि ये फेस्टिवल सीजन से पहला होता हुआ नजर आया है, इसका कोई खास रीजन? चिराग के साथ वहां पर लाइव में संपर्क टूटा है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि चांदी की जो रेडीमेड ज्वेलरी है वो थाईलैंड से काफ़ी हद तक आती है, और जिस तरह का इंपोर्ट्स इंडिया में आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर थाईलैंड से है। चिराग, जस्ट गेटिंग वन सेंस यहाँ कि कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी है, क्योंकि ये फेस्टिवल्स के दौरान हुआ है।
अब नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। हालांकि एक चीज जरूर है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस हटेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाए तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। जैसे डोरे को जब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला था तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन आया था कि किस फॉर्म में आप डोरी इंपोर्ट कर पाओगे, कौन इंपोर्ट कर पाओगे। हालांकि हमने देखा है जब फाइंडिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस आए या बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शंस आए तो एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन नहीं है। तो सिमिलरली इधर भी एक सप्लीमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप किस फॉर्म में इंपोर्ट कर पाओगे। तो मुझे लगता है ये एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने लिखा है कि मार्च 2026 में इसको रिव्यू किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई रिव्यू होगा। अब चिराग, मेरा फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कोई ऐसा कोई हम नोटिफिकेशन आता हुआ देखते हैं, सबसे पहले जो बातचीत ये होती है कि इसमें लूप होल्स क्या हैं। क्या हम प्लेन सिल्वर ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, क्या हम आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहे हैं? 2 HSN कोड्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपको लगता है इंडस्ट्री इसके बीच में से कुछ रास्ता निकालेगी? देखिए, यहाँ पे मोस्टली प्लेन सिल्वर ज्वेलरी की बात हो रही है, क्योंकि वैल्यू एडिशन लो होता है, मेकिंग चार्जेस भी लो होते हैं, और स्पेशली अगर किसी को इस लूप होल को मैं कहूंगा कि बेनिफिट करना है तो वो लो मेकिंग वाली ज्वेलरी लेके आ जाते हैं, जैसे हमने फाइंडिंग्स में देखा और कई चीजों में देखा। स्टडेड पे कोई वैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं, और मैं कहूँगा स्टडेड ऑब्वियसली मनीषा इंपोर्ट करना महंगा होता है, और उसको फिर मेल्ट करके आप बार में बेचना वो और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसीलिए फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस प्लेन सिल्वर ज्वेलरी पे लगा है। पॉइंट टेकन। चिराग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज भी करने के लिए। तो फेस्टिवल्स के दौरान हमने ये स्टेप आता हुआ देखा, लेकिन जैसे चिराग कह रहे हैं कि एक 10% का जो चांदी की ज्वेलरी इंडिया में खपत होती है उसका 10% हम थाईलैंड से लेते हैं। इन दैट सेंस ये बड़ा मार्केट है, बड़ा नंबर भी है, और ज़्यादातर इंपोर्ट यहाँ पर थाईलैंड से ही होता है, तो बाकी कंट्रीज़ को शायद देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इमीडिएट डायरेक्ट लिंक है इंडिया और थाईलैंड की सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट्स को लेकर, तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट देखना होगा आगे जाकर भी। लेकिन बात अब यहाँ पर चांदी के प्राइसेस की कर लेते हैं। अजय, यहाँ पर क्या सेंस है? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही वैसे टेरिटरी जो है वो थोड़े से ओवर बॉट में है। हमने 1,30,000 का टारगेट रखा था, वो अचीव हो चुका है, बट यहाँ से मुझे थोड़ा रिस्क दिखता है। हाँ, अगर आप यहाँ से 1.5-2 साल की बात करो तो डेफिनेटली $50 भी टूटेगा, $72 भी चांदी में दिखेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी 85.5 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग रन में अगर 72 भी जाता है तो बहुत अभी रैली बाकी है। बट आई थिंक 45, 50 तोड़कर होल्ड करना टाइम बिंग इस मोमेंटम में मुझे थोड़ा डाइजी लगता है। लेट इट फॉल डाउन टू द लेवल ऑफ 37-50, वो एक कंजर्वेटिव हम बोल सकते हैं कि रिव्यू वाला लेवल रहेगा, वहां पे देख के लेना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो गिरावट है उसने और एक एड ऑन किया है, बट आई थिंक मे बी एक करेक्शन अराउंड लेट से 1,10,000 1,12,000 तक का भी अगर मिलता है, वो एक एंट्री का अच्छा मौका रहेगा करंट लेवल से दोनों ही काउंटर में। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई 2, 4, 6 महीने के लिए लेना चाहता है तो बेटर वेट कीजिए, थोड़ा करेक्ट हो जा दीजिए या कंसोलिडेट हो जा दीजिए, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करेंगे तो आई वुड प्रीफर सिल्वर मोस्ट एज कंपेयर टू गोल्ड। ऑलराइट, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, चांदी और सोना लेना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के लें। इन हाई लेवल्स पे कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर आएगी चाहे वो सोना है या चांदी तो थोड़ा इंतजार यहाँ पर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया अजय साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। कमोडिटी एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। कल शाम बिजी था क्योंकि एक नोटिफिकेशन चांदी पे आया, एक चावल पे भी यहाँ पर आया। अब जिस तरह का चावल पे है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स अब अपेडा में रजिस्टर करके करने होंगे, हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस यहाँ पर कर रहे हैं, क्या ये मॉनिटरिंग के लिहाज से है, क्या ये मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करने के लिए है, कैसे देखते हैं, और अब क्यों लेके आया गया है ये नोटिफिकेशन? नमस्ते मनीषा जी। ये नोटिफिकेशन आई डोंट थिंक कि किसी भी मॉनिटरिंग या किसी और कारण से अपेडा ने लाया है। ये लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे वाणिज्य मंत्रालय से, पीयूष गोयल जी ने अपेडा के साथ में एक मीटिंग करी थी, राइस एक्सपोर्टर के जितने भी फ्रेटर्निटी ट्रेड मेंबर्स थे सबके साथ में। उसी दिन ये प्रपोजल आया था कि आज ट्रेड के लिए डेवलपमेंट करना है तो कोई ना कोई एक अपने को रेवेन्यू का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तो ये 8 रुपया पर टन की एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हम लोगों को एक RCAC इशू करेगी अपेडा, और वो उससे ट्रेड का ही डेवलपमेंट होगा, उसी के रिलेटेड है। ये पहले भी हुआ है और कोई नई बात नहीं है। 8 रुपया इज नथिंग। अगर कंपैरिजन करें द वैल्यू एंड द वॉल्यूम जो अपने एक्सपोर्ट करते हैं तो करीबन 12 से 15 करोड़ रुपया का अपेडा को एक रेवेन्यू जनरेट होगा पूरे साल भर में। और मैं नहीं समझता हूं कि मॉनिटरिंग का कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर में। जस्ट एक सिंपल रेवेन्यू जनरेशन फॉर द ट्रेड डेवलपमेंट बाय अपेडा, उसी के लिहाज से किया गया है।
और ये प्रपोजल कहाँ से आया कि इस तरह से इसे किया जाना चाहिए, जैसे आपने कहा 8 रुपए पर टन? ये बेसिकली जैसे बासमती के अंदर में एक बासमती डेवलपमेंट फंड होता है जिसको अपने बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, जो कि अपेडा उसको मॉनिटर करता है। तो उसके अंदर में उसी तरह नॉन बासमती में कोई भी पहले कोई चार्जेस लेते नहीं थे। ये 2007-8 के अंदर में जरूर 1-2 बार हुआ था, बट उसके बाद में एकदम एबॉलिश हो गया था नॉन बासमती का। करीबन 15 मिलियन टन अपने एक्सपोर्ट करते हैं नॉन बासमती। अगर 15 मिलियन टन 8 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो 12 से 13 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, which is very nominal in comparison to what बासमती people have been contributing। 3 times है उनका, और अपना सिर्फ 8 रुपया लग रहा है। और ये प्रपोजल माननीय पीयूष गोयल साहब ने ही प्रपोज किया था कि ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी अपने कोई ट्रेड प्रमोशन के लिए कोई फंड जनरेट करना पड़ेगा। तो ट्रेड ने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ में एक्सेप्ट किया था। राजेश जी, एज ऑफ नाउ अगर हम लास्ट फिस्कल की बात करें तो किस तरह का एक्सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था नॉन बासमती के लिहाज से, और करंट फिस्कल में सभी को ये लगता है कि हम उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हुआ देखेंगे, एज इन सेंस ऑफ प्राइसेस, इन सेंस ऑफ नंबर्स देयर। कैसे देखते हैं आप पिछले साल के नंबर्स और इस साल के एस्टिमेट्स? मनीषा जी, लास्ट ईयर बैन का ईयर था। अगले महीने बात करेंगे अपने, जब बैन 27 सितंबर को खुल गया था, तो उसके बाद में नंबर के कंपैरिजन करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर से कंपैरिजन करना आई डोंट थिंक कि गलत होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में सिर्फ एनसीएल या बैन जो रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज थी, व्हाइट राइस और ब्रोकन राइस, वही एक्सपोर्ट अलाउड था उनके थ्रू। पारबॉइल्ड राइस में ये जरूर कहूंगा देयर इज अ डाउनफॉल इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि वो करीबन पूरा शिफ्ट हो गया था व्हाइट राइस टू पारबॉइल्ड राइस, तो वो डाउन हुआ है। और ये जुलाई के महीने से, अगर मैं जुलाई 25 के कंपैरिजन में अगस्त में करूं, तो जुलाई में हम लोगों ने करीबन 13.25 लाख टन का एक्सपोर्ट किया था, और अगस्त की क्लोजिंग जो हुई है तकरीबन 12 लाख टन की हुई है। देयर हैज बीन अ डाउनफॉल बिकॉज कंपैरेटिवली थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान एंड म्यांमार के भी प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं। करेंसी बहुत स्ट्रांग हुई है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है, तो इंपोर्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तो उन सब के कारणों की वजह से क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए 10% का गिरावट है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग वापस उसी नंबर को टच कर जाएंगे। 12-13 लाख टन का एवरेज रहेगा, 15 मिलियन टन के आसपास में अपने इजीली नॉन बासमती का एक्सपोर्ट टच कर जाएंगे। 15 मिलियन टन आप कह रहे हैं एज इन सेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर? यस मैम। ओके, अब बात यहाँ पर अगर प्राइसेस की जाए तो जैसे आपने कहा प्राइसेस सभी जगह यहाँ पर गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए हैं। मल्टी ईयर लोज हमने यहाँ पर फ्यूचर्स मार्केट्स में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं। नियर बॉटम है, यहाँ से ट्रेड बेहतर होता हुआ दिखता है। मनीषा जी, मेरे 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ, जो $380 से $355 के शिपमेंट कर रहा हूँ। अब आप प्राइसेस के लिए तो आप मतलब कि रॉक बॉटम तो सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि अगर कभी हम लोगों की एक न्यूज चल रही है कि ओएमएसएस के प्राइस कम होंगे, एंड ओएमएसएस अगर मार्केट के अंदर में आता है तो डेफिनेटली मिलर्स जो फ्रेश मिलिंग करते हैं उनके ऊपर में भी प्रेशर आएगा। तो 2600-2800 रुपए के ओएमएसएस प्राइस में आज की तारीख में हमारे को मिलर भी उसी प्राइस पे कार्गो दे रहे हैं जो फ्रेश मिलिंग करके देते हैं। तो 2800 के बाद में अगर कोई डाउन ट्रेंड आता है तो वो ऑल बिकॉज ऑफ ओएमएसएस के प्राइसेस का अगर कम होते हैं तभी आएगा, अदरवाइज मुझे ये रॉक बॉटम नजर आता है। और इसके नीचे में आप कोई कंपैरिजन अगर थाईलैंड के कंपैरिजन भी करें तो थाईलैंड भी इसी प्राइस पे काम कर रहा है आज। खाली व्हाइट राइस में हम थोड़ा सा महंगा, हमारा चावल महंगा पड़ता है बिकॉज पाकिस्तानी और म्यांमार का कार्गो जो है वो करीबन $290 से $300 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पॉइंट टेकन राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी डिटेल में हमें यहाँ पे समझाने के लिए। अभी तो क्लियरली बहुत बड़ा इम्पैक्ट कोई यहाँ पर मार्केट्स में आने वाला नहीं है। बाजार इसको काफ़ी तरीकों से देख रहा था कि क्या ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या ये नज़र रखने की ज़रूरत है, शायद नहीं, बट दैट परहैप्स इज पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया 8 रुपये प्रति टन रजिस्ट्रेशन है जो अपेडा को देनी होगी और ये डेवलपमेंट फंड के थ्रू जाएगा। ये शायद एक मेजर हेडलाइन है। वेल इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।